चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में आज क्या पढ़ने वाले हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में जो आपको हम पढ़े थे वो कल हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के बारे में कि आखिर रदरफोर्ड का गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे रदरफोर्ड ने एक गोल्ड के फाइल को लेकर, गोल्ड के चादर को लेकर और अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो क्या क्या उन्होंने देखा था और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सारे बात को हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं। रदरफोर्ड ने क्या था कि रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम एक लीड का बॉक्स लिया था और उस लीड के बॉक्स में एक अल्ट्रावायलेट एलिमेंट को डाल दिए थे। ठीक है, एक लीड के बॉक्स लिए थे रदरफोर्ड और उस लीड के बॉक्स में आपको किसको डाल दिए थे भाई मेरे, एक अल्ट्रावायलेट एलिमेंट रो। और इस अल्ट्रावायलेट एलिमेंट को जैसे ही डाले थे और यहाँ पे रखे थे एक लीड बॉक्स और एक अल्ट्रावायलेट एलिमेंट। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या रखा था, यहाँ पर उन्होंने एक रखा था गोल्ड का फॉयल, गोल्ड फॉयल मतलब एक सोना का बहुत पतला चादर रखा था और इसको एक वाल के द्वारा क्या कर दिया गया था, इस एक वाल में क्या कर दिया गया था, तो बंद करवा दिया था। ठीक है, इतना उन्होंने चीज लिया था, चार चीज उन्होंने लिया था, लीड बॉक्स, अल्ट्रावायलेट, गोल्ड फॉयल और एक पतला वाल लिया था। ठीक है, अब इसमें क्या किया था कि एक अल्ट्रावायलेट रे जैसी अल्ट्रावायलेट एलिमेंट को जैसे यहाँ पे रखा गया था तो यह अल्ट्रावायलेट एलिमेंट वारिस बात है कि अपने अंदर चारों तरफ क्या निकालेगा, तो अल्ट्रावायलेट रे को निकालेगा। तो क्योंकि अल्ट्रावायलेट एलिमेंट है तो अल्ट्रावायलेट रे को ही निकालेगा ना। तो इस अल्ट्रावायलेट रे, जो अल्ट्रावायलेट रे निकल रहा था भाई मेरे, इस अल्ट्रावायलेट रे को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे अल्फा पार्टिकल। इस रे को क्या बोल रहे थे, अल्फा पार्टिकल बोल रहे थे। और यह अल्फा पार्टिकल अपने आप में क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है भाई मेरे, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी जो अल्ट्रावायलेट एलिमेंट से जो अल्ट्रावायलेट रे निकल रहे थे उसको हम लोग बोल रहे थे अल्फा पार्टिकल्स रे। ठीक है, अब बात को समझिए। अब जब अल्फा पार्टिकल रे जब इस गोल्ड फाइल से टकरा रहा था तो टकराने के बाद आपको देखा क्या जा रहा था कि सबसे ज्यादा मात्रा में आपका क्या है कि सीधे आपके चले जा रहे थे। ठीक है, यानी स्ट्रेट आपके पास हो जा रहे थे अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे थे अल्फा पार्टिकल रे। यानी जब अल्फा पार्टिकल रे को गोल्ड फाइल से टकराया जा रहा था तो ज्यादा मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल रे थे वो सीधे निकल जा रहे थे एकदम। ठीक है, लेकिन कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो बेंड करके निकल रहे थे इस तरह से, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो पुनः क्या हो रहे थे, तो रिबाउंड हो जा रहे थे, पीछे की ओर मुड़ जा रहे थे। ठीक है, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा था, ये तीन बात उन्होंने देखा था। तो जब ये तीन बात देखा तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, तो निष्कर्ष यही निकाला था कि जब अल्फा पार्टिकल रे गोल्ड फाइल से टकराते हैं तो गोल्ड फाइल जो है वो अपने आप में एक प्रकार का एटम है। क्या है भाई मेरे, गोल्ड फाइल एक प्रकार के अपने आप में क्या होता है, एटम होता है। और जब गोल्ड फाइल अपने आप में एक प्रकार के एटम है तो जब उस एटम से अल्फा रे को हम पास करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो एटम में जैसे कि अल्फा पार्टिकल रे जो थे वो ज्यादा मात्रा में अल्फा पार्टिकल रे क्या हो जा रहे थे, तो आपका सीधे चले जा रहे थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी एटम के अंदर बहुत भारी मात्रा में क्या होते हैं, तो इम्प्टी स्पेस होते हैं। क्या होते हैं भाई मेरे, इम्प्टी स्पेस होते हैं। और इम्प्टी स्पेस होने के कारण ही कोई उन्हें रोक टोक नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो सीधे निकल जा रहे थे। ठीक है, पहला निष्कर्ष से निकलता है। दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है भाई मेरे कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल रहे थे वो डेविएट करके जा रहे थे। डेविएट करके जा रहे थे इसलिए जा रहे थे क्योंकि एक एटम के बीच में, एक एटम के क्या हो रहे थे, बीच में आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल रे से सट रहा था, टच हो रहा था, तो अल्फा पार्टिकल रे में भी एक प्रकार का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज इस रे के पास भी, तो दोनों में आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो थोड़ा सा अगर टकराएगा तो क्या होगा, दूर भागने की कोशिश करेगा और दूर भागकर पुनः स्ट्रेट होकर आपका आगे की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि अल्फा पार्टिकल रे को जब गोल्ड फाइल से टकराया जा रहा था तो कुछ अल्फा पार्टिकल रे कुछ एंगल पर डिविएट हो जा रहे थे, इसलिए क्योंकि बीच में आपका क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कुछ जो बहुत कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल रे रिबाउंड हो जा रहे थे, इसका मतलब यह हुआ कि
जब अल्फा पार्टिकल रे बीचों बीच से जाकर टकरा रहे थे तो आपका रीबाउंड हो जा रहे थे, वैसा अल्फा पार्टिकल रे जो बीचों बीच जा रहे थे तो आपका क्या हो जा रहे थे, रीबाउंड हो जा रहे थे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी भी एटम के बीचों बीच में एक बहुत घने मात्रा में, डेंस मात्रा में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और वही न्यूक्लियस के अंदर आपका सारा एटम का मास क्या होता है, केंद्रित रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। समझ गए ना, इतना बात उन्होंने बताया था। यानी तीसरा एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, दूसरा के दौरान यह पाया था कि एटम के बीच में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। और पहला जब उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था कि सीधे चले जा रहे थे, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आपके एटम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, खाली जगह होते हैं, एम्प्टी स्पेस होते हैं, ठीक है। इन सारे बात को हम लोग समझ लिए थे अच्छी तरह से। चलिए आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, इस बात को समझिए। तो जब रदरफोर्ड ने गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट किया था तो गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया था, ठीक है। कंक्लूजन मतलब बोले तो निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष क्या क्या निकाला था वो हमको बता दिए। पहला निष्कर्ष निकला था किसी भी एटम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आपका एम्प्टी स्पेस होते हैं। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी एटम के अंदर आपका क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो एटम के बीचों बीच में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। तीसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, जो सारा मास उसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। 3 निष्कर्ष निकलते हैं गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट से। चलिए जब इतना बात हम लोग समझ गए थे, तब हम लोग जब इतना एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था रदरफोर्ड ने, तब रदरफोर्ड ने इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल का नाम क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या है भाई मेरे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दूसरा मॉडल है आपका एटम का, ठीक है। पहला मॉडल हम लोग पढ़ लिए थे बोर्स मॉडल, यानी एटॉमिक मॉडल का पहला मॉडल किसने दिया था, तो बोर ने दिया था। और बोर के बाद आपका कौन दे रहे हैं, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे जिसका नाम है नील्स बोर। वो उन्होंने भी कुछ एटॉमिक मॉडल के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो फिलहाल में सबसे पहले समझते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में कि आखिर एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का कैसा था। जैसे कि बोर का एटॉमिक मॉडल कैसा था, इस बात को हम लोग समझ लिए थे ना कि कैसा बोर का मॉडल था। कि बोर्स ने सबसे पहले एटम को एक तारबुज के समान बताया था, और तारबुज में जो रेड पार्ट होता है वह प्रोटॉन को दर्शाता है, और जो उसमें सीड प्रेजेंट रहते हैं वो आपका किसको दर्शाता है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए तो ये एक्सपेरिमेंट बोर के मॉडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल था क्या, इस बात को समझिए। On the basis of alpha particles experiment, Rutherford gave a nuclear model. अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के आधार पे, किसके आधार पे भाई मेरे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के आधार पर। सबसे पहले उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के आधार पे यह मॉडल दिया गया। यानी अल्फा पार्टिकल मॉडल के आधार पर आपका रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था। क्या दिया था, केंद्रक का मॉडल दिया था, ठीक है। और केंद्रक का मॉडल क्या दिया था भाई मेरे, तो केंद्रक का मॉडल था क्या, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था क्या, इस बात को समझिए। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यह था कि पहला बात उन्होंने अपने मॉडल में यह बात बताया कि एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस वेयर इंटायर मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड। एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज, पहला बात उन्होंने यह बताया अपने मॉडल में कि एक एटम के अंदर क्या होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनात्मक आवेश होते हैं, और साथ ही साथ वो कैसा होते हैं, डेंस होते हैं, बहुत सघन मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। एक दो गो नहीं, बहुत सघन मात्रा में जो पॉजिटिवली चार्ज अगर प्रेजेंट है तो बहुत सघन मात्रा में आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट रहेंगे। एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो रहेंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटा न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। एटम से बहुत छोटा न्यूक्लियस आपका है, ठीक है। वेयर इंटायर मास ऑफ एटम, जहां मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, जहां पे यानी कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर में एटम का पूरा मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड रहता है,
सांद्रित रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहता है। यानी पहला बात उन्होंने यह बात बताया था भाई मेरे कि कोई भी एटम जो होता है वो अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज को रखता है, और वह जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो सघन मात्रा में प्रेजेंट प्रोटॉन जो रहते हैं वो सघन मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होते हैं, तो एटम का पूरा मास आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। समझ गए ना इतना बात को। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आपका दूसरा मॉडल यह है कि द न्यूक्लियस इज surrounded by negatively charged electron. The electrons are revolving around the nucleus at very high speed. चलिए देखिए दूसरा का क्या कहना है इसका। दूसरा कहना है यह कि जैसे कि अभी उन्होंने जस्ट बताया कि किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर सारा एटम का मास आपका प्रेजेंट रहता है, और इसके अंदर आपका बहुत सघन मात्रा में क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, पहला मॉडल के अनुसार। दूसरा मॉडल उन्होंने यह बात बताया कि चलिए ठीक है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, अच्छा बात है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, लेकिन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी जब किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है भाई मेरे, तो न्यूक्लियस के प्रेजेंट रहता है तो उसके अंदर आपका क्या है, प्रोटॉन है। अभी जस्ट बताया कि न्यूक्लियस के अंदर सघन मात्रा में प्रोटॉन प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका क्या प्रेजेंट रहेंगे, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने आप में क्या होते रहेंगे, तो मूव करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे भाई मेरे, मूव करते रहेंगे, यानी घूमते रहेंगे, और जब घूमेंगे तो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। सर्कुलर पाथ बनेगा ना, और इस सर्कुलर पाथ को, इस वृत्तीय पाथ को, गोलाकार पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस गोलाकार पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई मेरे, ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है ना। यानी दूसरा बात उन्होंने यह बात बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं, और मूव जो करते हैं वो एक ऑर्बिट पे मूव करते हैं, और वही एक पाथ पर मूव करते हैं, और वही सर्कुलर पाथ का नाम क्या है, तो वो सर्कुलर पाथ का नाम क्या है भाई मेरे, ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिट है। चलिए इतना बात समझ गया ना, ऑर्बिट किसको बोल रहे थे, दूसरा का मॉडल क्या था। चलिए जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि यह आपका किसका एटम है, तो ये आपका हीलियम का है। किसका है, हीलियम। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन के बाद किसका स्थान है, हीलियम का, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलिए यह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दूसरा एटॉमिक मॉडल आपका यही कहता है। इतना बात समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं तीसरा बात, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। देखिए क्या कहना है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तीसरा आपका मॉडल यही कहता है रदरफोर्ड का कि इलेक्ट्रॉन के पास आपका नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। और यह अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं, और बंधने के वजह से ही पूरे एटम क्या होता है, पूरे एटम क्या होता है भाई मेरे, तो एक साथ टुगेदर बंधे रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अगर चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता, तो इलेक्ट्रॉन अलग होते, प्रोटॉन अलग होते, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
तो अट्रैक्टिव का फोर्स, जिसके कारण एटम्स अपने आप में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। समझ गए इतना बात। चलिए आगे, पांचवा, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चौथा उन्होंने यह बात बताया कि एटम जो होते हैं वह इलेक्ट्रिकली, विद्युत रूप से क्या होते हैं, तो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं भाई मेरे, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी किसी भी एटम के अंदर जितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होता है, जिसके कारण एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इतना बात समझ गए ना। चलिए आगे, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। और ज्यादातर एटम के जो स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो बहुत आपका क्या होते हैं, खाली पाए जाते हैं, ठीक है। यानी रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बात बताया, थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। पहला बात उन्होंने यही बात बताया था कि देखिए, जब हम गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किए तो हमको यही बात पता चला कि एटम के अंदर, पहला बात उन्होंने अपने मॉडल में बताया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन सघन मात्रा में उपस्थित रहते हैं, और वो जो प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम का सबसे ज्यादा मात्रा में मास प्रेजेंट रहता है, यानी सारा मास जो होता है वो वही न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। समझिए ना, पहला बात उन्होंने ये बात बताया था। दूसरा बात उन्होंने बताया था कि एटम के अंदर, ठीक है ना, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं हाई स्पीड में, और जब मूव करते हैं तो एक सर्कुलर पाथ बन जाता है, और उस सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। दूसरा बात उन्होंने बताया था। तीसरा बात उन्होंने यह बात बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आपका एटम अपने आप में क्या होते हैं, एक साथ बंधे हुए रहते हैं। तीसरा बात। चौथा उन्होंने बताया कि आपका जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी किसी भी एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, जिसके कारण आपका न्यूट्रल पाए जाते हैं कोई भी एटम। और लास्ट आपका बात उन्होंने यह बात बताया कि कोई भी एटम है तो उस एटम के अंदर बहुत बड़ा मात्रा में आपका क्या होंगे, खाली जगह प्रेजेंट रहेंगे, एम्प्टी स्पेस बहुत बड़ा मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। यह बात उन्होंने बताया था। चलिए, इतना बात हम लोग समझ गए ना। अब हम लोग समझेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड जब इतना बात बताया तो उनकी कुछ बातों का दोष भी था। रदरफोर्ड के जो आपका मॉडल दिए थे एटॉमिक मॉडल, उनके मॉडल में कुछ खामियां भी थी, कमियां भी थी। और कमियां क्या क्या था, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम हुआ नील्स बोर, ठीक है। तो सबसे पहले नील्स बोर तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या कमी आ गया था, कमी आखिर उनके अंदर क्या था, कौन सा बात उन्होंने गलत बात बता दिया था जिसके कारण नील्स बोर को पुनः बताना पड़ा। तो समझते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कमियां के बारे में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इतना समझने से पहले आपको हम हिंदी इंग्लिश में पूरा लिखे हुए हैं भाई मेरे, आपको क्या करना है, हिंदी में इसको लिख लेना है, ठीक है ना। आपको नोट्स बनाना है हिंदी में ही, ठीक है। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में तो लिख ही लेंगे, इंग्लिश वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आपको मैनेज करके चलना है क्योंकि हम आपको हिंदी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए समझिए, लिखते हैं, पहले ऊपर से लिख लीजिए आप। ये जो आपका हेडिंग है इसका हिंदी लिखिएगा, अल्फा कण के एक्सपेरिमेंट के दौरान रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल, आपको कुछ बात इंग्लिश में लिखना है, ऐसा बात नहीं कि सारा एकदम प्योरली हिंदी में लिखना है। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहा जाता है, ठीक है। इतना बात लिख लिए ना। चलिए आगे लिखिए। पहला, ये पहला है आपका, एक परमाणु के अंदर या एक एटम के अंदर धनात्मक आवेश, पॉजिटिवली चार्ज धनात्मक आवेश उपस्थित रहते हैं जो सघन मात्रा में होते हैं, और वह धनात्मक आवेश
परमाणु के केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। इतना बात हो गया ना। चलिए दूसरा लिखिए, किसी भी परमाणु के केंद्रक के चारों तरफ, किसी भी परमाणु के केंद्रक के चारों तरफ, किसी भी परमाणु के केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में घूमते रहते हैं, बहुत हाई स्पीड में एक वृत्तीय पथ पे घूमते रहते हैं, जिस पथ का नाम ऑर्बिट है। ऑर्बिट आप लिख लीजिएगा, ऑर्बिट है। ठीक है, इतना बात लिख लिया ना। चलिए आगे समझिए, ये आपको फिगर बना लेना है, ठीक है ना, एक फिगर आपको बना लेना है आगे। हाँ, इसका तीसरा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। इसका हिंदी लिखिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच आकर्षण का बल लगने के कारण कोई भी परमाणु एक साथ बंधे हुए हैं। आगे, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, परमाणु के ज्यादातर भाग खाली होते हैं। इतना लिख लिए ना। चलिए इतना लिख लिए, तो अब लिखिएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमियां। चलिए हम अब आपको हम समझा देते हैं। इतना बात कमी यह था, एक ही वो कमी था इनके मॉडल में कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने कभी भी एटम के स्थिरता के बारे में बताया नहीं था। रदरफोर्ड ने एटम के, परमाणु की स्थिरता के बारे में नहीं बात बताई थी, ठीक है। अब क्या था रदरफोर्ड का एटम का स्टेबिलिटी के मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए, ठीक है। आखिर क्या होता है स्टेबिलिटी का मतलब, चलिए देखते हैं हम लोग कि आखिर रदरफोर्ड ने कैसे एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था या उसका चर्चा नहीं किया था। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया था कि आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं और उसमें आपका क्या होते हैं, प्रोटॉन आपके प्रेजेंट रहते हैं। जब प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं भाई मेरे, और इसके चारों तरफ आपका क्या मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका क्या मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। सही बात, उन्होंने यह भी बात सही बताया था कि इलेक्ट्रॉन के, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करते रहेंगे भाई मेरे, तो कुछ गलत बात यहाँ पे हो गया था। गलत बात हुआ क्या, इस बात को समझिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि हम ही चल रहे हैं, तो चलने के दौरान आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे अंदर मूव करने के दौरान। क्या इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार के पार्टिकल ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा है हाई स्पीड में, तो इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा ना। चलिए इतना बात हम समझ गए। अब यहाँ से बात यह समझना है कि जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ गया भाई मेरे, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आपका एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, तब वह एक रेडिएशन निकलने लगता है, उससे एक एनर्जी निकलने लगता है, और वह जो होता है वह एनर्जी को रिलीज करने लगता है। किस रूप में भाई मेरे, तो रेडिएशन के रूप में। किस रूप में भाई मेरे, रेडिएशन के रूप में, ठीक है ना। यानी जब
इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो वह एनर्जी को रिलीज करने लगेगा। किस रूप में? रेडिएशन के रूप में। यह पढ़ा गया फिजिक्स में, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी काइनेटिक एनर्जी, जब कोई चार्ज पार्टिकल के में हम काइनेटिक एनर्जी अगर ला देते हैं तो वह जो चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने आप एनर्जी को रेडिएट करने लगता है, मतलब निकालने लगता है। ठीक है ना। चलिए, अब जब सारे इलेक्ट्रॉन तो आपका मूव कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन में आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करने लगेंगे? तो एनर्जी को रिलीज करने लगेंगे। अब मेरे भाई, जब एनर्जी को रिलीज करने लगेगा कोई सारा इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे तो इसमें एनर्जी का कमी होने लगेगा, एनर्जी का कमी होने लगेगा ना। और जब मेरे भाई एनर्जी का कमी होने लगेगा तो बताओ कि क्या यह मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? तो केंद्रक के चारों, जैसे मान लो कि आपका इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और यह आपका मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और धीरे धीरे मूव करने के दौरान इसमें एनर्जी की कमी हो जा रहा है, क्योंकि एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, निकल रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी का कमी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या हो जाएगा? वीक, मजबूत, कमजोर होते जाएगा। कमजोर, सारे इलेक्ट्रॉन आपके कमजोर होते जाएंगे ना। जब कमजोर होते जाएंगे भाई मेरे, और पॉजिटिव चार्ज अभी आपका नेगेटिव चार्ज है, अब मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो कमजोर होगा उसको खींचने की कोशिश करेगा ना। तो अब इलेक्ट्रॉन पहले दोनों समान मात्रा में था तो आपका चल रहा था, लेकिन अब एनर्जी ये रिलीज कर दिया पूरा, तो अपने आप में वीक हो गया। और जब वीक हो गया तो ई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको इधर तीरने की कोशिश करेगा। और जब इसमें उतना बल ही नहीं रहेगा अपने आप को मेंटेन करने में, तो अब क्या हो जाएगा? अपने जिस ओर जो भी कोई खींचेगा वो खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा कि इसमें एनर्जी की कमी होगा। जब एनर्जी की कमी होगा तो पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा, और लास्ट में एक दौरान ऐसा आएगा कि सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके सिमट जाएंगे? तो केंद्रक में जाके सिमट जाएंगे। और जब मेरे भाई केंद्रक में सारा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बताओ, तो एटम एग्जिस्ट करने वाला है? एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बताइए कि एटम को कैसे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ आपका मूव करता है? ठीक है, तो यही आपका कमी था। कमी क्या था कि उन्होंने एटम के स्थिरता के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में कहीं भी नहीं बताए थे। कैसे एटम अनस्टेबल हो गया, इस बात को भी हम चर्चा किए ना, कि जैसे देखिए कि कोई भी अगर एटम है तो एटम के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूव करने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में वीक हो जाएगा। वीक जैसे ही होगा तो प्रोटॉन जो होंगे न्यूक्लियस का वो अपनी ओर खींचेंगे। जब खींचेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा समय आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? खिंचा जाएंगे, जिसके कारण एटम आपका अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये था आपका रदरफोर्ड का मॉडल का कमियां। ठीक है, चलिए।